तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया। उसके क्वेश्चंस कर रहे थे। आगे आज उसी में कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें दो इनफाइनाइट वायर दिए गए हैं। एक का जो चार्ज डेंसिटी है वो λ1 है और दूसरे वायर की चार्ज डेंसिटी λ2 है। दोनों ही इनफाइनाइट वायर है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि एक वायर पे दूसरे वायर की वजह से कितना फोर्स लगेगा। फाइंड force per unit length between these two infinite long wires। एक वायर पर दूसरी वायर की वजह से लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी फोर्स अपॉन लेंथ आपको निकालना है। तो यहाँ कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे दोनों जो वायर है उन पे चार्ज है। इसकी चार्ज डेंसिटी λ1 है। एक वायर की चार्ज डेंसिटी λ1 है और दूसरे वायर की चार्ज डेंसिटी λ2 है। इसका मतलब दो चार्ज पास पास रखे हुए हैं तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। कौन किधर लगाएगा? तो देखो दोनों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। λ1 भी पॉजिटिव है, λ2 भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे। तो फोर्स तो आ गया, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जितना ये वाला वायर इस पे लगाएगा उतना ये वाला वायर इस पे लगाएगा, यानी कि फोर्स तो सेम ही लगने वाले हैं, है ना। और इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, किसी भी एक की वजह से दूसरे पर निकाल लेते हैं। हाँ जी। तो हम ये फर्स्ट वाले की वजह से दूसरे वाले पर निकालते हैं। तो क्या करते हैं भाई कि अब जो ये जो इनफाइनाइट वायर है, इस वायर की वजह से हमें फील्ड निकालना तो आता है, लेकिन फील्ड हम कैसे निकालते हैं? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसे दूसरा वाला जो वायर है इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं। ये पर्टिकुलर एक पॉइंट ले लेते हैं। इसका चार्ज, इस पर्टिकुलर पॉइंट का चार्ज मैं dq मान लेता हूँ और इसकी लेंथ में dx मान लेता हूँ। जो मैंने एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट की मैंने बात की है यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट का मैंने लेंथ dx मान लिया है, इस पर चार्ज dq मान लिया है। अब मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखूंगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? इस λ1 चार्ज डेंसिटी वाले वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे लिखूंगा। तो आप सभी को आता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मान लो E आएगा, और E की वैल्यू, E जो होगा सिर्फ परपेंडिकुलर वाला होगा, क्योंकि इनफाइनाइट वायर वाले केस में केवल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ही आता है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो पैरेलल वाला क्यों नहीं आता? क्योंकि भाई दोनों साइड सेम लेंथ हो जाती है, इधर भी अनंत इधर भी, तो वो एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं। तो पैरेलल वाला कंपोनेंट कट जाता है। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर में ही आता है। और कितना आता है वो भी हमें पता है। तो ई यहाँ पे आ जाएगा 2k λ1 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस। दोनों वायर में बीच में डिस्टेंस कितनी है? d। बेसिकली क्या है, इस पॉइंट पर हमने इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। कैसे निकालते हैं? यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये डिस्टेंस d हो गई, ऊपर वाले पॉइंट को मिलाया। तो ऊपर वाला पॉइंट अनंत पे है, इन्फिनिटी पे है, तो वो π/2 एंगल बनाएगा, नीचे वाले π/2 एंगल बनाएगा। तो sin θ1 प्लस sin θ2 sin 90 प्लस sin 90 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे। तो ऐसे 2k λ1 अपॉन d आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिया इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर अब फोर्स कितना लगेगा? तो मैं फोर्स df लिख सकता हूँ, dq इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो dq, अब dq कितना है? तो dq कैसे निकाले? देखो हमें इसकी क्या पता है? चार्ज डेंसिटी पता है। चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस dq की लेंथ कितनी है? जो dq चार्ज है इसकी लेंथ है dx। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि dq बराबर कितना आ जाएगा? λ2 इंटू dx। पे λ2 क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब इकाई लेंथ, यूनिट लेंथ का चार्ज λ2 है, तो dx लेंथ का चार्ज होगा λ2 इंटू dx। तो यहाँ पे पुट कर दूंगा λ2 इंटू dx। और E तो हमने निकाल ही लिया है, वो है 2k λ1 अपॉन d। तो ये आ गया df। किस पर आ गया है फोर्स? इस छोटी सी लेंथ पर आ गया। ये जो छोटा सा चार्ज हमने माना है dq, इस पर फोर्स आ गया df। अब मुझे क्या निकालना था? लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना था। तो देखो इस छोटे से चार्ज पर फोर्स आ गया df और इस छोटे से चार्ज की ही लेंथ कितनी है? dx। तो मैं क्या करूंगा? dx इधर ले आऊंगा तो ये बन जाएगा df अपॉन dx
बराबर ये कितना आ गया 2k λ1 इंटू λ2 अपॉन डी। इस तरीके से ये आंसर हो गया। तो ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ एक वायर की वजह से दूसरे वायर पर। और ये कैसा होगा, रिपल्शन का फोर्स होगा, ये तो हमें पता ही है, क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को धक्का मारेंगे। दूसरा केस इसमें ये भी ले सकता था, मैं बस आपको मुंह जबानी बता रहा हूँ कि एक तो इनफाइनाइट वायर लेते जो ले रखा है हमने λ1 वाला। ये जो दूसरा वाला जो वायर है, इसकी लेंथ अपन एक फिक्स लेंथ ले लेते कि भाई ये जो वायर है वो मान लो सिर्फ और सिर्फ एल लेंथ का है, एल लेंथ का है। इसके दोनों एंड हमें पता है कहाँ है, मतलब फाइनाइट लेंथ का वायर। तो हम ये पूछ सकते थे, यहाँ पे मैंने पूछा ना फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ की जगह मैं पूछ सकता था फाइंड फोर्स ऑन द फाइनाइट वायर ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। ये जो फाइनाइट वायर है इस पर इनफाइनाइट की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो ठीक है वो कैसे करते, सेम ऐसा एक पॉइंट पर फोर्स निकालते डीएफ, ठीक है। तो फोर्स हर जगह इतना ही लगने वाला था सेम, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका λ1 का हर पॉइंट पर सेम आएगा बस। तो इन सबको जोड़ देते मतलब इंटीग्रेट कर देते, तो बेसिकली जो dx है, देखो बाकी सब तो कांस्टेंट है, λ2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, λ1 कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है, बस dx बदलता है, dx का इंटीग्रेशन होता, तो dx बेसिकली क्या हो जाता, इस वायर की लेंथ। dx का इंटीग्रेशन क्या करते हैं, dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx प्लस, ये पूरी वायर की लेंथ बन जाती, तो l आ जाता। तो बेसिकली बस ds इंटीग्रेट होके l बन जाता, तो ये टोटल फोर्स आ जाता। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, इसलिए इसको हम मुंह जबानी समझ रहे हैं। ओके, तो ये सवाल है, क्या एक इनफाइनाइट वायर है लैम्डा, इसकी चार्ज डेंसिटी है, इसके सामने एक परपेंडिकुलर लेटा हुआ है, क्या फाइनाइट वायर लैम्डा नॉट चार्ज डेंसिटी का, इस वायर की लेंथ कैपिटल एल है और इनफाइनाइट वायर से इसकी लेंथ है स्मॉल ए। आपको बताना है फाइनाइट लेंथ वायर पर फोर्स इनफाइनाइट लेंथ की वजह से। तो फाइंड द फोर्स ऑन द फाइनाइट वायर ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। करूं? ठीक है। तो कैसे करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पिछली बार भी इनफाइनाइट वायर था, इस बार भी इनफाइनाइट वायर है, एक वायर दूसरा वायर फाइनाइट है। बट पिछले वाले केस में ये अच्छी बात थी कि पिछले वाले केस में पूरा का पूरा वायर सेम डिस्टेंस पे था, डी डिस्टेंस पे, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ गया था। लेकिन यहाँ पे वायर डी डिस्टेंस पे नहीं है, वो चेंज हो रही है डिस्टेंस। तो इस बार आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एलिमेंट लेना पड़ेगा, एक छोटे से एलिमेंट के लिए निकालोगे पहले और फिर उसे पूरे एलिमेंट के लिए, पूरे वायर के लिए इंटीग्रेट करोगे। हो गया। चलिए देखते हैं तो फिर हम कैसे करेंगे इसे, है ना। तो इसमें हमें करना होगा इस तरीके से, पहले हमें सबसे पहले तो डिसाइड ये करना पड़ेगा कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, हमें समझ में आ गया, इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। इंटीग्रेट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो एक सवाल मैंने आपको पहले भी कराया था, वहां पे चार्ज था, याद हो तो, कि एक चार्ज है और एक वायर है, तो इस चार्ज की वजह से इस क्यू चार्ज ऐसे लेंथ एल पर फैला हुआ था पूरा, इस दोनों के बीच में आपस में फोर्स इंटरेक्शन कितना होगा, तो वहां भी हमने ऐसे एलिमेंट लेके किया था, वैसा ही यहाँ पे करना होगा। तो वापस से एलिमेंट लेने के दो तरीके हैं। कई लोग, आप चाहें तो एलिमेंट यहाँ से ले सकते हैं, मतलब यहीं पे x बराबर 0 मान के यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके एलिमेंट ले सकते हैं। और आप चाहें तो इस वायर से भी x डिस्टेंस पे जाके एलिमेंट ले सकते हैं, बस लिमिट चेंज हो जाएगी, आंसर सेम आएगा। तो हम यहीं से x मान लेते हैं कि यहाँ से x पे जाके, x डिस्टेंस पे जाके मैंने एक dx लेंथ का पतला सा एक एलिमेंट लिया। ये डिपेंड क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज एलिमेंट होगा, इसकी लेंथ dx हो जाएगी और इस पे चार्ज dq आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चार्ज ही लिख लेता हूँ, dq चार्ज कितना आएगा। तो देखो dq चार्ज आएगा, तो हमें क्या पता है, इसकी लेंथ पता है और इसकी चार्ज डेंसिटी पता है पर यूनिट लेंथ। तो ये जो dq है ये हो जाएगा लैम्डा नॉट इंटू dx। ये आ गया, ओके, एक बात तो क्लियर हो गई। अब हमें लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किसकी वजह से आएगा, इस इनफाइनाइट वायर की वजह से आएगा, और इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव है तो परपेंडिकुलर दूर की तरफ होगा, ई परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया इसका ई, ठीक है। और ये ई कितना होगा ये भी मैं लिख लेता हूँ, ये होगा 2k। किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, वायर की वजह से, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी वायर की आएगी 2k लैम्डा अपॉन आर। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस पॉइंट dq की, इस वायर एक्स। से x डिस्टेंस हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन x। तो ये E आ जाएगा। अब आप यहाँ से फोर्स भी लिख सकते हैं, df, भाई छोटा सा चार्ज है तो फोर्स छोटा सा मान लो, df फोर्स, तो ये हो जाएगा dq इंटू ई।
वैल्यू रख दो। ठीक है, कांस्टेंट हम एक साथ बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हमारा डीएफ फोर्स आ गया। कांस्टेंट हमने बाहर निकाल ली, तो यहाँ पे हमारा 2 कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, लैम्डा लैम्डा नॉट कांस्टेंट है। यहाँ बचेगा dx अपॉन x। आप इंटीग्रेट कर दोगे दोनों साइड। ठीक है, कर दिया। अब आप देखोगे इंटीग्रेशन की लिमिट, तो ये तो f हो जाएगा। इधर लिमिट डालते हैं x की, तो x हमने माना है वायर से, तो जो पहला एलिमेंट आएगा इस फाइनाइट वायर का वो आएगा a पे, और आखिरी एलिमेंट आएगा a प्लस एल पे। तो यह लिमिट हो जाएगी a से a प्लस एल। बस अब हमें करना है इसको इंटीग्रेट और आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा f बराबर 2k लैम्डा लैम्डा नॉट 1/x का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है बताओ, ln x। तो ये हो जाएगा ln का मतलब होता है log बेस e ln x, और इस पे लिमिट लगा देंगे हम a से a प्लस एल। तो ये आ जाएगा 2k लैम्डा लैम्डा नॉट ln a प्लस एल माइनस ln a। तो माइनस हम जानते हैं कि ln a माइनस ln b को ln a अपॉन b हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो अब आप कई बार होगा कि आंसर में यहाँ नहीं मैच करेगा। क्यों क्यों नहीं मैच नहीं करेगा? आप के की वैल्यू भी रख सकते हो। कहीं हम क्या होता है, कई बार घबरा घबरा जाते हैं कि क्या पता हमने इतना बड़ा सवाल किया है, सही किया नहीं किया, और हम यही भूल जाते हैं कि ऑप्शन में के की वैल्यू रख के ऑप्शन दिया होता है कई बार। तो के कितना हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने 2 से 4 को काट दिया, तो ये आंसर जाएगा ln a प्लस एल अपॉन ए, इस तरीके से। तो दोनों में से कुछ भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो इस बार कुछ एक क्वेश्चन ऐसा है कि दो वायर हैं, एक वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, एक वायर फाइनाइट लेंथ का है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन दोनों का प्लेन अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो सवाल किया है ये भी यही था कि एक वायर इनफाइनाइट था, एक वायर फाइनाइट था, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, लेकिन यहाँ पे प्लेन सेम ही था, इस प्लेन में है दोनों। बट अब हमारे क्वेश्चन में प्लेन अलग अलग है। प्लेन अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा सिर्फ इस तरीके हो सकता है कि मान लो कि एक वायर तो ये रहा, फाइनाइट वाला वायर तो मान लो ये रहा फाइनाइट वायर, एल लेंथ का वायर। ठीक है, अब हमें एक और वायर रखना है जो है इनफाइनाइट, इसके परपेंडिकुलर भी है लेकिन अलग प्लेन में है। तो ये सिचुएशन केवल इस तरीके से हो सकती है कि वो जो वायर है वो अंदर जा रहा हो, वो वायर क्या हो, अंदर जा रहा हो स्क्रीन के अंदर। इस तरीके से ये वायर स्क्रीन के अंदर जा रहा है, वायर अंदर है, मतलब तुम्हारी आंखों से स्क्रीन के अंदर समझ घुसता हुआ गया जा सर। रहा है। तो ये इसका मतलब परपेंडिकुलर भी हो गया इसके, और अलग प्लेन में भी हो गया। तो ऐसा है, तो ये तो हो गया इनफाइनाइट वायर, और इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा नॉट है, इसकी लेंथ एल दे रखी है, लेंथ एल है, और हाँ इनके बीच की डिस्टेंस ए दे रखी है। क्वेश्चन सेम है, फाइंड फोर्स ऑन फाइनाइट वायर ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। क्वेश्चन सेम है, करो। तो जैसा आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, दूसरे वाले में ऐसी सिचुएशन है, एक वायर प्लेन में है, मतलब एक्स वाई प्लेन में, दूसरा अंदर जा रहा है स्क्रीन के। ये वाला जैसे स्क्रीन के अंदर जा रहा है, ये इनफाइनाइट है, और ये इसके परपेंडिकुलर है, इनके बीच की लेंथ ए है, ये लेंथ एल है। आपको इन फाइनाइट वायर पे इनफाइनाइट की वजह से फोर्स फाइंड करना है। तो हमें ये भी दिया गया है कि ये जो वायर है वो सेम लेंथ है, मतलब ऊपर से भी L/2, नीचे भी L/2 है। ठीक है, अब करते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि ये एक इनफाइनाइट वायर है ना, इसकी वजह से
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, मैंने एक सर्किल बना लिया इनफिनाइट वायर के चारों ओर। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वायर के परपेंडिकुलर होता है। जैसे अगर आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ऐसे होगा, इस पॉइंट पे 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 निकालोगे तो ऐसे, इस तरीके से। ठीक है। तो अगर हम इस फाइनाइट वायर पे बात करें तो देखो, अभी मैंने जो सर्किल बनाया था उसकी तो इस वायर से डिस्टेंस सेम थी, तो हर पॉइंट पर बस डायरेक्शन बदल रही थी, मैग्नीट्यूड तो सेम था। क्योंकि हम जानते हैं मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट वायर की वजह से होता है 2k लैम्डा अपॉन r। ठीक है। बट अगर मैं वायर की बात करूं तो वायर की तो हर पॉइंट की डिस्टेंस इस इनफाइनाइट वायर से अलग अलग है, यानी कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा, उसकी डायरेक्शन भी अलग होगी और मैग्नीट्यूड भी अलग होगा। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन क्या होगी, तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि मान लो कि एक सर्किल है, वो ये सर्किल, थोड़ा सर्किल गंदा बन गया। ठीक है, मान लो ये सर्किल है ना, इसको सेंटर मानते हुए बनाया है सर्किल। कुछ ऐसा सर्किल है। ठीक है। तो आप देखोगे कि अभी मैंने जैसे बताया था कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऐसे होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इस वायर को और जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग, क्योंकि ये बेसिकली किसके परपेंडिकुलर हो गया, ये जो वायर है इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इसके परपेंडिकुलर हो गई ये लाइन, तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, यहाँ से एक बात और पता चली कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के इधर होगा उतना ही इधर भी नीचे हो। होगा, सिमेट्रिकली हम कह सकते हैं। क्योंकि एक सर्किल बनाया है तो जितनी लेंथ, अगर ये लेंथ r होगी तो ये लेंथ भी r होगी। तो यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे भी अलग अलग है, एक इधर कहीं जा रहा है और एक इधर कहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो मैग्नीट्यूड तो सेम है। मतलब वायर पे हर पॉइंट पर सिमेट्रिकली हम कह सकते हैं कि अगर थीटा कोण इधर जाए और थीटा एंगल इधर जाए, थीटा एंगल इधर जाए, थीटा एंगल इधर जाए, तो एक दो वायर पे मतलब दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन तो कहीं कहीं भी सेम नहीं रहेगी। खैर, ओके। तो अब हम क्या करें, तो हम करते हैं सॉल्व इसे। तो हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, आधे में तो खैर चलो सेम है। सेम का मतलब दो पॉइंट पर सेम है ना, वैसे तो हर पॉइंट पर देखे तो अलग अलग ही है, बट सिमेट्रिकली दो पॉइंट पर सेम आ रहा है। चलो देखते क्या कर सकते हैं उसका। तो जब इतनी चीजें चेंज हो रही हैं तो हमें समझ में आ गया डायरेक्ट तो फॉर्मूला हम कुछ अप्लाई कर नहीं सकते हैं, हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के लिए हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो मैंने एलिमेंट लिया, तो वायर है, वायर पे लेंथ तो वायर पे एलिमेंट तो एक्स पे जाके dx ही आएगा। चलो तो मैं गया एक्स पे, ऐसे एक्स लेंथ पे जाके ऐसे एक्स लेंथ पे जाके यहाँ पे मैंने dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ये dx लेंथ का। और इस dx लेंथ का जो मैंने छोटा सा वायर लिया, इसका चार्ज dq हो जाएगा, वो तो खैर फिक्स है। अब इस छोटे से एलिमेंट की बात करेंगे, तो ये छोटा सा एलिमेंट कितने एंगल पे है, क्या है बताते हैं। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है वो यहाँ से कितना एंगल पे, मान लो ये यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो मैं सिमेट्रिकली कह सकता हूँ कि जस्ट थीटा एंगल पे सेम टू सेम एक पॉइंट यहाँ भी होगा। मैं उसको एलिमेंट नहीं ले रहा हूँ, बस एक चीज बताने के लिए आपको लिख रहा हूँ, बाद में देखते काम आएगा तो इसको देखते हैं क्या काम आएगा। इसको छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये अजीब सा लग रहा है। चलिए, अब इस छोटा हमने जो एलिमेंट लिया है यहाँ पे, ये हमने एलिमेंट लिया है, इस पे हम काम करते हैं। क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है, अभी मैंने दिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया यहाँ पे ई, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 2k लैम्डा अपॉन आर। आर क्या होती है, आर होती है जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वहां से उस वायर पर परपेंडिकुलर डालो जिस वायर की वजह से आपने फील्ड निकाला है। तो ये लेंथ जो होगी वो होगी आर, और ये लेंथ कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए ए स्क्वायर प्लस प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर। ठीक है।
तो ये ई आएगा वो आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये काम अपना हो गया, ई मेरा आ गया। लेकिन क्या मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकता हूँ? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, इंटीग्रेट करने का मतलब होता है जोड़ना। भाई अब मैं आप चाहो कि सर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका, ओके आ गया, तो इस पॉइंट पर फोर्स निकाल दो। तो सर आपने अभी पिछले सवाल में भी निकाला था, आप लिखते हो ऐसे डीएफ बराबर डी क्यू इंटू ई, डी क्यू की वैल्यू डाल दो, ई की वैल्यू डाल दो और इंटीग्रेट कर दो, तो ये फोर्स आ जाना चाहिए। नहीं आएगा, क्यों? उसका कारण समझो, पिछली वाली स्थिति और इस वाली स्थिति में अंतर समझो। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हर जगह चेंज हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे 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 हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन बदले, इसका मतलब हमें उसको वेक्टर सम करना पड़ेगा। अगर वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में हो, जैसे एक ई ऐसे होता, एक ई ऐसे होता, तो हम सीधा जोड़ के बोल देते हाँ नेट 2 ई हो गया, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही है, तो जोड़ दो सीधा। अभी तक हाँ, भी ऐसा ही हो रहा था कि आप यहाँ पे देखोगे, इस वाले सवाल में हमने इंटीग्रेट किया है, तो यहाँ पे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे ही आना था, यानी कि जो फोर्स आता वो भी आगे ही सेम डायरेक्शन में आता, तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, फोर्स को जोड़ दिया। फोर्स भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसको भी तो जोड़ने के लिए हमें वेक्टर समेशन का यूज करना पड़ेगा, वेक्टर रूल्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन हम देखा कि यार चलो इसमें तो सेम डायरेक्शन में ही है, जितना भी फोर्स लगेगा सेम में ही लगेगा, तो कर दो इंटीग्रेट। सेम डायरेक्शन में होता है तो मैग्नीट्यूड ही जुड़ते हैं, बेसिकली डायरेक्शन तो सेम ही है। लेकिन यहाँ पे तो सीन ही अलग है, यहाँ पे तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में आएगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि हम जानते हैं ई वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, मतलब डायरेक्शन तो फोर्स की और ई की सेम रहेगी। तो जैसे अगर यहाँ पे ई इस दिशा में है तो फोर्स भी इस दिशा में लगेगा, यहाँ ई इस दिशा में है तो फोर्स भी इस दिशा में लगेगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे बेसिकली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, यहाँ पे इंटीग्रेट करने से पहले हमें उसके कॉम्पोनेंट करने पड़ेंगे, एक्स में अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा और वाई में अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक सिमेट्रिकल पॉइंट लिया है। अब देखो बताता हूँ क्यों लिया है। देखो यहाँ पे मैंने निकाला, चलो कि ई आ गया, ई की वैल्यू लिख ली, तो यहाँ पे फोर्स अब किस दिशा में आएगा, तो फोर्स भी मेरे को पता है, फोर्स भी ऐसे ही आ जाएगा डीएफ। ठीक है भाई, फोर्स ऐसे आ गया। तो अब फोर्स को इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते हम डायरेक्टली, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन हर पॉइंट पर अलग अलग होगी। तो डायरेक्टली इंटीग्रेट करने का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली समेशन कर दिया। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा कॉम्पोनेंट फोर्स के, एक तो इधर आएगा कंपोनेंट और एक ऊपर आएगा, एक्स में आएगा और वाई में आएगा। थोड़ा अच्छे से लिख लें इसे। तो हमने भाई देखा कि फोर्स ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स आ गया डीएफ। अब यहाँ फोर्स के लेकिन दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा एक्स में और एक आ जाएगा वाई में। अगर थीटा में मानूं तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा हो गया, ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो गया, तो ये आ जाएगा डीएफ कॉस थीटा, डीएफ साइन थीटा। अब बस आपको क्या करना है, दोनों डायरेक्शन में इंटीग्रेट करना है, तो आपका आंसर निकल, दोनों डायरेक्शन में इंटीग्रेट करोगे, दोनों डायरेक्शन का इसको बोल देते हैं अपन एफ एक्स, नेट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन, ये आ जाएगा नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन, और आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लोगे तो नेट फोर्स आ जाएगा। ठीक है भाई, कर लेते हैं, आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको दो इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, एक्स में अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वाई में अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या, कि एक्स में क्यों और वाई में क्यों इंटीग्रेट करना पड़ेगा? ओके, तो क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि फोर्स डायरेक्शन एक, अलग है। हाँ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स को इंटीग्रेट करने का मतलब है आप उसे जोड़ रहे हो। तो अगर फोर्स की हर पॉइंट पर दिशा अलग है तो आप डायरेक्टली उसे नहीं जोड़ सकते हो, क्योंकि हमें फोर्स को वेक्टर सम करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन क्या करता है, नॉर्मल सम करता है। तो हमें क्या करना है, कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा दिमाग, हमने देखा कि देखो सर, यहाँ से ऊपर थीटा गए, एक पॉइंट लिया, एक एलिमेंट लिया, यहाँ से थीटा नीचे आओ तो एक एलिमेंट यहाँ भी आपको मिलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगी ई, यहाँ पे फोर्स भी इसी दिशा में होगा डीएफ। आप सिमेट्री से कह सकते हो कि यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऊपर वाले पॉइंट पर, नीचे वाले पॉइंट पर भी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ऊपर वाले पॉइंट पर जितना फोर्स होगा, नीचे वाले पॉइंट पर भी उतना फोर्स होगा। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट करोगे वो भी सेम आएंगे, थीटा तो यहाँ पे भी है तो ये भी थीटा हो गया, तो ये वाला डी एफ कॉस थीटा हो गया और नीचे वाला डी एफ साइन थीटा हो गया। तो आप बोलोगे सर देखो, आप जब जोड़ोगे पूरा तो आप ऐसे दो दो पॉइंट ले लो हर जगह पे,
2 पॉइंट यहाँ भी आ जाएंगे, 2 पॉइंट यहाँ भी आ जाएंगे, हर जगह से 2 पॉइंट आ जाएंगे, जिसका ये जो y वाला कंपोनेंट है हमेशा कैंसिल हो जाएगा। हाँ देखो सर। यहाँ पे जो y वाला कंपोनेंट है वो df sin थीटा, यहाँ y वाला कंपोनेंट है वो df sin थीटा। ठीक तो मतलब इस पूरे वायर पर जो नेट फोर्स लगेगा वो बेसिकली x में ही लगेगा। तो आप y में इंटीग्रेट क्यों कर रहे हो फालतू में, क्योंकि y का जब इंटीग्रेशन करोगे तो fy तो कितना आने वाला है, लास्ट में 0 ही आने वाला है। अब दो तरीके हैं, या तो आपने लॉजिक से कर लिया कि हाँ भाई एफ बाई जीरो आएगा, वाई में कौन इंटीग्रेट करे, वाई में आंसर ही नहीं आने वाला है, इसका मतलब वाई में जीरो आएगा तो फोर्स ही नहीं आने वाला है, केवल एक्स में करो और आंसर है। बोलोगे नहीं हम तो करना है, तो आप कर लो इंटीग्रेट। आप जब लिमिट विमिट डाल के अच्छे से इसको इंटीग्रेट करोगे तो फाइनली वो जीरो हो जाएगा। खैर करते हैं हम। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं एक्स की बात। तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना हो गया, डी एफ कॉस थीटा। ठीक है भाई, डी एफ कितना है वो तो हमने यहाँ लिखा ही था, डी क्यू इंटू ई, भाई वहां का चार्ज इंटू वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड। हम पहले डायरेक्टली इसी को इंटीग्रेट कर देते पर ये इंटीग्रेट नहीं होगा, कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा एक्स डायरेक्शन का फोर्स, ये हो जाएगा एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन का फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से डी क्यू कितना हो गया, डी क्यू हो जाएगा ये जो फाइनाइट वायर है इसका चार्ज डेंसिटी इंटू इसकी लेंथ जो एलिमेंट हमने लिया है डी एक्स, तो लैम्डा नॉट इंटू डी एक्स। ई कितना हो जाएगा ये हमने ऊपर ही लिख रखा है, 2k लैम्डा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये डी क्यू की वैल्यू हमने रख दी, ये ई की वैल्यू हमने रख दी, अब हमने रखना कॉस थीटा। ठीक है भाई, कॉस थीटा भी रख दो, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस वाले डायग्राम में बेस हो गया ए, हाइपोटेनियस हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो इसको हम कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल के कुछ देखें तो क्या बन रहा है ये, 2k लैम्डा नॉट इंटू लैम्डा इंटू ए, अंदर बना हमारा dx 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट हटा देते हैं क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा कुछ इंटीग्रेशन बन गया है, देख लो। अब बारी आती है लिमिट के डालने की, लिमिट पुट करने की। तो लिमिट क्या पुट करनी है, तो बस जो हमने एलिमेंट लिया है वही लिमिट होती है बेसिकली ना। तो हमने x कहाँ से नापा है, x इस जगह से नापा है ना, तो मतलब ये जीरो हो गया, तो मैं लिमिट तो पूरे वायर की लगानी है ना। तो जितना अच्छा ऊपर कितना गए, ऊपर गए प्लस एल बाई टू प्लस तक, एल बाई टू। अगर ये जीरो है तो ये क्या हो गया माइनस एल बाई टू। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग गई, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक की। इस तरीके से अब आपको क्या करना है, इसे बस सॉल्व करना है, करो। ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। यहाँ पे हमने लिमिट लगाई है माइनस एल बाई टू से एल बाई टू, वो लिमिट सही है, एकदम सही है। पर कई बार क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेके भी लिमिट लगा देते हैं। देखो कैसे, कि एक एलिमेंट तो यहाँ ले लिया, एक एलिमेंट यहाँ ले लिया, तो दोनों ही कट गए, डीएफ साइन थीटा से डीएफ साइन थीटा। तो आगे फोर्स कितना आया, डीएफ कॉस थीटा और डीएफ कॉस थीटा। तो बोल देंगे कि यहाँ पे जो हमने फोर्स डीएफ कॉस लिखा है तो जोड़ के क्या लिख देंगे, 2 डीएफ कॉस थीटा। कई बार लिख देते हैं ऐसे, पर ठीक है भाई ये भी लिख दिया वो भी सही है, बट इस केस में फिर आपकी लिमिट जो हो जाएगी ना, वो माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू नहीं होगी लिमिट, फिर उस केस में लिमिट हो जाएगी 0 से प्लस एल बाई टू केवल। क्यों, क्योंकि आपने आधा वायर तो ऑलरेडी काउंट कर लिया है ना। अगर आप अकेला डीएफ कॉस्ट लिखते हो मतलब आपने केवल एक ही फोर्स लिखा है, मतलब केवल ये एलिमेंट है, तो उस केस में तो आपको पूरी लिमिट लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 2 डीएफ कॉस्ट लिख लेते हो मतलब आप एक बार में दो फोर्स काउंट कर रहे हो, मतलब आधा वायर तो ऑलरेडी आ जाएगा। अगर आपने आधा ले लिया तो आधा वायर तो ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा। करते ना ऐसा, अरे आता है क्या। हाँ सर, करते हैं। तो ये हमने इंटीग्रेट कर लिया, लैम्डा नॉट इंटू लैम्डा ए, इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट डाल दी, लिमिट डाल दी, तो ये कितना आ गया, टू, टू से ये टू से टू भी कट गया है ना, यहाँ पे आता ना टू,
तो वो 2 से 2 मैंने काट दिया। तो फाइनली आंसर आपका x डायरेक्शन में फोर्स कितना आ गया, लैम्डा नॉट इनटू लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट tan इनवर्स L अपॉन 2a। और y डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना आएगा, 0। वो लॉजिकली हमने देख लिया है। अगर किसी को इंटीग्रेट करना है तो वो लिख सकता है Fy बराबर dq मतलब df sin थीटा। Fy बराबर df sin थीटा। df की वैल्यू वापस आप कितना रखोगे, dq इंटू ई साइन थीटा। dq कितना रखोगे आप, वही लैम्डा नॉट इंटू डी एक्स। ई कितना लिखोगे, 2k लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा कितना रखोगे, परपेंडिकुलर यानी कि x अपॉन अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर इसको करोगे आप इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस L/2 से प्लस L/2। बस इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0। ये 0 आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। आप इसको करना है ना। तो क्वेश्चन समझ में आया। एक आपको रिंग है जिसकी 4 डेंसिटी रेडियस आपके सामने गिवन है। एक सेंटर से स्टार्ट होने वाला सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसकी 4 डेंसिटी लैम्डा नॉट है। आपको बताना है कि फोर्स ऑन द रिंग ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। और अगर क्वेश्चन उल्टा पूछ लो कि फोर्स ऑन सेमी इनफाइनाइट वायर ड्यू टू रिंग, तो आंसर सेम है, बस डायरेक्शन अलग पलट हो जाएगी। करो। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताओ ना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा कि सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है और कहाँ होता है। तो मैं साइड में आपको हल्का सा याद दिला देता हूँ कि मान लो ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, ऐसे ही मान लेते हैं जैसे हमने डायग्राम में दिखाया है। और इसकी वजह से अगर किसी पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो वो परपेंडिकुलर वाला भी आएगा, ई परपेंडिकुलर, और पैरेलल भी आएगा। पैरेलल आएगा जिधर लेंथ ज्यादा है। तो इसमें जो इफेक्टिव लेंथ है वो बेसिकली इधर वाली है, तो इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो कंपोनेंट इधर। ये बात हमको अच्छे से पता है, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस यस तरीके सर। से ई पैरेलल, तो मतलब ये सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है ये आने वाला है। ये मान लो यहाँ पे रेडियस आर हो जाएगी। तो ऐसा हम ऊपर भी देखेंगे, हर पॉइंट पे हम देखेंगे। तो ऐसे यहाँ रिंग बनी हुई है, तो हर पॉइंट पर ऐसा होगा, नीचे भी होगा, साइड में भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, हर जगह पर ऐसा ही होगा। दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक तो रेडियल डायरेक्शन में, रेडियल मतलब रेडियस की डायरेक्शन में, ये रेडियस की डायरेक्शन में हो तो ई परपेंडिकुलर होगा। और एक होगा पैरेलल डायरेक्शन, मतलब मैं बोल सकता हूँ उसको रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि ई पैरेलल वाली। ई पैरेलल किसके पैरेलल है, वायर के पैरेलल है। अपन बोल सकते हैं रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो गई है। तो एक तो रेडियल डायरेक्शन हो जाएगी और एक ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगी। चलिए तो करते हैं यहाँ पे हम। तो एक पॉइंट मैंने ऐसे ऊपर वाला ले लिया रिंग के, वो दिखाने में आसानी रहती है उसमें। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे दो तरीके इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे। एक तो आएगा ऐसे रेडियल डायरेक्शन में, ये अपना ई परपेंडिकुलर जैसे हम बोलते हैं, ये वायर के परपेंडिकुलर वाला। और एक आएगा ऐसे पैरेलल डायरेक्शन, वायर के पैरेलल, इस तरीके से वायर के पैरेलल डायरेक्शन। ठीक है। तो बस अब क्या करना है आपको, आपने एक एलिमेंट लिया यहाँ पे, छोटा सा एलिमेंट लिया, उस छोटे से एलिमेंट पर चार्ज dq हो जाएगा। उस dq को और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया तो फोर्स लिख लोगे dq इंटू ई करके। पर इसमें भी वही बात है, यहाँ पे भी अगर आप नेट फोर्स देखोगे तो नेट फोर्स तो हर पॉइंट पर ऐसे अजीब अजीब डायरेक्शन में आएगा, ऐसे कुछ अजीब अजीब सी डायरेक्शन पाएगा भाई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट होएगा उसी डायरेक्शन में आएगा फोर्स। तो अगर पर्टिकुलर एक पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको वही गंदे तरीके से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो डायरेक्शन अलग अलग है, तो आपको पहले कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो भैया हमने ऑलरेडी कंपोनेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यानी कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, ये हो गया अपना एक्स डायरेक्शन, ये हो गया वाई डायरेक्शन। तो एक्स में इंटीग्रेट करोगे, फिर वाई के लिए इंटीग्रेट करोगे, दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। अब वही लॉजिक लगा सकते हैं अपन थोड़ा सा, क्या कि देखो एक एग्जैक्ट एकदम
अपोजिट पॉइंट मैंने लिया, डायमेट्रिकली अपोजिट, ठीक है। तो इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में होंगे, कौन कौन से होंगे? एक तो ऐसे होगा रेडियली, वो तो हो जाएगा ई परपेंडिकुलर, और एक हो जाएगा ऐसा पैरेलल वाला, इसको अपने का ई पैरेलल। तो जो फोर्स लग रहे थे, फोर्स कौन कौन से लग रहे थे? एक तो यहाँ पे लग रहा था एक्स डायरेक्शन में फोर्स डी एफ, एक्स डायरेक्शन वाला, और एक यहाँ लग रहा था डी एफ, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, डी एफ एक तो लग रहा था उधर वाई डायरेक्शन वाला, इसको वाई बोलेंगे ना, और इधर लग रहा था डी एफ एक्स डायरेक्शन। सेम सेम टू सेम यहाँ हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए एक फोर्स इधर लग जाएगा वाई डायरेक्शन में, और एक इधर लग जाएगा एक्स डायरेक्शन में। तो आपको क्या लगता है कौन से वाले कट जाएंगे और कौन से वाले जुड़ जाएंगे? वाई वाई डायरेक्शन वाले कट जाएंगे, वेरी गुड, वाई डायरेक्शन वाले कट जाएंगे और एक्स डायरेक्शन वाले जुड़ जाएंगे। तो वाई डायरेक्शन वाले कट जाएंगे। तो देखो ये तो मैंने दो पॉइंट लिए हैं डायमेट्रिकली अपोजिट, ऐसे अनंत पॉइंट होंगे, उनके डायमेट्रिकली अपोजिट भी अनंत पॉइंट होंगे, तो वो दोनों के आपस में वाई वाले तो कट जाएंगे। समझ रहे हो ना वाई वाले कैसे कट जाएंगे? जैसे अगर मैं हाँ सर। ये वाला पॉइंट ले लूं इधर वाला, तो इसका वो ऐसे होगा, और उधर रेडियल, वाई बोलना उतना ठीक नहीं रहेगा, इसे हम रेडियल बोल सकते हैं। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और जो ये कौन से हैं वायर, परपेंडिकुलर, वायर के परपेंडिकुलर, अरे बात समझ में आ रही है? ये दोनों आपस में एक दूसरे के कट जाएंगे, वही है जो वहां दिखाए मैंने, और जो वायर के पैरेलल होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे। भाई देखो थोड़ा 3D में देखना पड़ेगा आपको। आपको अगर y और x में थोड़ा ऐसे कि वो तो जब अलग अलग पॉइंट पे हम देखेंगे तो x और y चेंज हो जाएंगे, भाई x एक्सिस y एक्सिस चेंज हो जाएंगे, तो इसको ऐसा बोल दो, हम इनको नाम दे देते हैं, ये तो हो गया परपेंडिकुलर वाला फोर्स, जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया है। और एक हो गया पैरेलल वाला फोर्स, जो पैरेलल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया है ना? अब ठीक है। तो परपेंडिकुलर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर फोर्स आया वो हर पॉइंट पर कट जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट अगर इधर होगा तो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरा पॉइंट भी होगा। दोनों ही केसेस में ये जो परपेंडिकुलर वाले हैं ये रेडियली रहेंगे, ऐसे और ऐसे, बस ये कट जाएंगे आपस में हमेशा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बस हमें इंटीग्रेट कौन से करने हैं? जो पैरेलल वाले हैं, है ना? तो लिख लेते हैं पैरेलल वाले फोर्सों को हम, डी एफ बराबर क्या लिखें, डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लिखें? पैरेलल वाला, यहाँ ऑलरेडी कंपोनेंट करके पता रहता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अच्छी बात है। डी क्यू कितना हो जाएगा? अब वो बात सोचने की है, डी क्यू कैसे लिखेंगे? तो डी क्यू कैसे लिखें भैया? तो डी क्यू के लिए हमें पता है, इसके लिए क्या पता है हमें, देखें 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 जरा, हाँ, चार्ज डेंसिटी लैम्डा पता है, लैम्डा होता है पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में कितना। तो ये जो छोटी सी लेंथ हमने मानी है यहाँ पे एलिमेंट की, मान लो ये dx है, ओके। तो हमेशा की तरह अपन इसको लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dx, ये तो चार्ज हो जाएगा। अब ई पैरेलल, तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, के लैम्डा, तो यहाँ पे वायर का लैम्डा लैम्डा नॉट है, आर आर यहाँ पे रेडियस है, आर हो जाएगा कॉस, एक हो जाएगा 0 डिग्री, एक हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। ये केस हमने ऑलरेडी कर रखा है कि कैसे हो गया कॉस 0 कॉस 90, इस तरीके से पैरेलल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से वो cos 0 1 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा। तो कॉमन जो कांस्टेंट है वो मैंने बाहर निकाले, के लैम्डा लैम्डा नॉट अपॉन आर, अंदर केवल क्या बचा, dx, ये आ जाएगा df। ये कौन सी दिशा का है? पैरेलल डायरेक्शन वाला। इसको इंटीग्रेट करूंगा, चलिए, तो इधर भी इंटीग्रेट करा तो ये आ जाएगा नेट फोर्स पैरेलल वाला, ये आ जाएगा के लैम्डा लैम्डा नॉट अपॉन आर। अब dx को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? तो dx को इंटीग्रेट करने का मतलब है आपने पूरी रिंग पे ऐसे dx 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 एलिमेंट लिया और जोड़ दिया, तो जोड़ दिया तो क्या मिलेगा? सरकमफेरेंस 2 पाई आर। इस तरीके से ये फोर्स आ गया। अब यहाँ से आप आर से आर काट सकते हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से पाई काट सकते हो,
है ना, 2 से 4 काट सकते हो 2, तो ये आंसर हो जाएगा लैम्डा लैम्डा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन, 2 ये आ epsilon 0। गया। और यही नेट फोर्स भी हो जाएगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट रहेगा फोर्स का वो 0 आ जाएगा। लॉजिकली हमने ऑलरेडी देख लिया, तो यही आंसर हो जाएगा ये वाला, एफ नेट यही आ जाएगा। डायरेक्शन आपको पता लगी गई है, डायरेक्शन नेट डायरेक्शन इसकी, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन कैसे रहेगी इसकी, ऐसे फोर्स की पैरेलल। ये रहा पूरा क्वेश्चन। तो कैसे हमने डायरेक्शन, मैंने बोला ना आपको छोटी छोटी चीजें आप अगर अच्छे से सीख जाओगे तो बड़े क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएंगे। तो देखो बड़े क्वेश्चन किए हमने, लेकिन कॉन्सेप्ट तो छोटे छोटे काम में आए कि सेमी इन्फिनिट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, कैसे लगाना है, एंगल कैसे निकालना है। अगर ये चीजें आप अच्छे से सीख जाओगे, छोटी छोटी बातें, तो बड़े क्वेश्चन भी फिर आसानी से हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा बड़े क्वेश्चन करने का। लेकिन पहले छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान से सीखनी पड़ेगी, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, तो फिर बड़े बड़े की भी आ जाएगी। यही बात है बस। तो इस तरीके से हमने क्या क्या पढ़ लिया, वायर का पढ़ लिया, आर्क का पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं रिंग का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यूनिफॉर्म का मतलब समान रूप से आवेशित है, एक तरह से उस पर पूरे पे बराबर बराबर चार्ज फैला हुआ है, तो उसके केंद्र पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, केंद्र पर। तो रिंग है, इसके लिए भी हमें क्या डिफाइंड होगा, लैम्डा डिफाइंड होगा, क्योंकि इसमें भी एक लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज कैसा है, बराबर, मतलब बिल्कुल सेम चार्ज, कहीं ऐसा नहीं कि ज्यादा चार्ज हो गया किसी जगह पे, किसी जगह पे कम चार्ज हो गया, एक समान रूप से आवेशित है। खैर, तो एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, ये आर की तो है, जो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पर, 2 पाई। तो आर्क का फॉर्मूला क्या होता था, याद है आपको, 2k λ/r साइन बाई 2। थीटा नॉट बाई 2। तो यहाँ पे थीटा नॉट बेसिकली क्या हो गया इस वाले केस के लिए, थीटा नॉट हो गया 2 पाई, तो ये हो गया 2k λ/r साइन 360 डिग्री, या 2 पाई डिवाइड बाई 2। और साइन 2 पाई कितना हो, साइन पाई कितना हो जाएगा, 0। तो मतलब हाँ सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितना आ गया, 0। ऐसे भी देख सकते हो, एक तो ये मैथमेटिकली हो गया, और दूसरा आप ऐसे देख सकते हो कि आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो डायमेट्रिकली, जैसे आपने अगर एक एलिमेंट इधर ले लिया और इधर एलिमेंट मतलब पॉइंट चार्ज, आप इसको पॉइंट चार्ज, तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, एक तो इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर होगा। ऐसे आपने कहीं पे भी दो पॉइंट ले लिए डायमेट्रिकली, दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। मैं तो ऐसे रैंडम कुछ पॉइंट ले रहा हूँ ताकि डायग्राम साफ साफ दिखे, वरना आप कितने भी पॉइंट कहीं भी ले लो तो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट ही लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और मैग्नीट्यूड तो सभी का सेम आएगा, क्योंकि सभी पॉइंट चार्ज हैं, तो चार्ज तो सब पे डीक्यू हो गया, और लेंथ तो सभी की आर ही है, तो नेट कितना हो जाएगा, सेंटर पर 0, सब एक दूसरे को काट पीट देंगे। ठीक है, तो ये तो आसान सा था। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, एट एक्सिस, एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस। एक्सिस ऑफ द रिंग, एक्सिस ऑफ द रिंग। ठीक है भाई, एक्सिस ऑफ द रिंग का मतलब क्या हो गया, जो रिंग की एक्सिस है, ये मान लो सेंटर हो गया, ये रिंग की एक्सिस हो गई। इस एक्सिस पर कोई भी पॉइंट एक पी मान लिया हमने, यहाँ ये मान लो पी। तो क्या क्या दे रखा है हमें इस रिंग के बारे में, हमें दे रखा है कि इस पे चार्ज क्यू है, रेडियस इसकी आर दे रखी है। अच्छा बताओ, अगर मैंने टोटल पूरी रिंग पे चार्ज क्यू दे दिया, तो इसका आप चार्ज डेंसिटी लैम्डा निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा। लैम्डा क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, तो टोटल चार्ज कितना हो गया क्यू, और लेंथ मतलब कितनी हो गई 2 पाई आर। इस तरीके से तो दोनों में से कुछ भी दिया जा सकता है, लैम्डा दिया जा सकता है, क्यू भी दिया जा सकता है। अगर क्यू दिया है तो क्यू सही, लैम्डा दिया है तो लैम्डा सही। फॉर्मूला क्या है वो बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पूरे पे ऐसे प्लस पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग पे ऐसे फैला हुआ है यूनिफॉर्मली, ये पूरा ना। तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ऑब्वियस बात है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूर जाते हुए होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा दूर धक्का देते हुए। और ये कितनी दूर है, ये तो मैंने बताया नहीं, पॉइंट पी जो है वो एक्स डिस्टेंस दूर है सेंटर से,
ये सेंटर है। तो रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पर कोई पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है उसका मैं पहले बात कर लेता हूँ मैग्नीट्यूड की। तो वो होता है KQX डिवाइडेड बाय R² प्लस X² की पावर 3/2। तो ये आपको फॉर्मूले एकदम अच्छे से रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए, है ना। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायग्राम में दिखाया है। अगर पॉजिटिव है तो दूर, और अगर नेगेटिव है तो पास की तरफ। अब मैंने आपको क्यों सिखाया लैम्डा से क्यों, क्यू से लैम्डा चेंज करना है इस वाले में, क्योंकि देखो फॉर्मूले में KQX आ रहा है, और अगर बाई चांस आपको सवाल में क्यू ना दिया हो, केवल लैम्डा दे दिया हो कि भाई इस रिंग के लिए लैम्डा लैम्डा है, आर आर है भैया, ये दे दिया आपको, तो आप क्यू कैसे चेंज करोगे, चेंज कर दो उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करके। लैम्डा को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई किया रिंग के, तो क्यू आ जाएगा इस तरीके से। तो ये पूरी रिंग के लिए है। अगर आधी रिंग हो जाए तो क्या करेंगे, तो वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उस केस में हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये पूरी रिंग के लिए, तभी तो देखो आप अगर यहाँ सोचो तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कैसे आ गया एक एक्सिस पे, भाई रिंग तो ऊपर भी है तो इसकी वजह से कुछ नीचे आना चाहिए था, नीचे भी है तो ऊपर आना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही हुआ है। तो जो कंपोनेंट हुए हैं तो ये वाले कट गए हैं, तो नेट किधर आ गया है, अलोंग द एक्सिस आ गया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या लिखोगे, अलोंग द एक्सिस। अगर पॉजिटिव है तो दूर, और नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द सेंटर, इस तरीके से। हाँ भाई, तो हम ग्राफ बना रहे हैं रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो वाई एक्सिस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है, एक्स एक्सिस में हमने रिंग से उसकी डिस्टेंस बताई है। तो जब डिस्टेंस 0 है, मतलब सेंटर पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो हमने ग्राफ को 0 से स्टार्ट किया, ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, फिर ग्राफ मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, और अनंत पर पहुंचते 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 इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसा ही ग्राफ इधर भी बनेगा दूसरी साइड पर। आप देखो पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर पड़ेगा ना, जैसे हम जनरली क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलते हैं, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव एक्स वाली। तो जब हम रिंग के इधर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा, तो इसको पॉजिटिव। जब रिंग के इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में हम बोलेंगे, पॉजिटिव रिंग के लिए। तो इसलिए मैं इसका ग्राफ थोड़ा सा, ये यहाँ से ऐसे ही रहेगा यार, ठीक है भाई, ऐसा बन गया ना, सिमेट्रिकल है बट नेगेटिव हो गया ग्राफ। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन पलट गई। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट स्पेशल देख रहे हो कि जहाँ पे ग्राफ मैक्सिमम हुआ, मतलब जहाँ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमा आया, सेंटर पे 0 था, फिर बढ़ता गया, और फिर इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट कैसे कैसे निकालोगे, ये पॉइंट है r/√2। मतलब सेंटर से r/√2 दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा। ये रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाया हमने। अच्छा, ये निकाला कैसे पॉइंट, तो बहुत ही आसान है, सभी को पता होगा। ये तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हाँ एक्स के साथ डिफरेंशिएट करके 0 किया है। तो यहाँ से एक्स का मान प्लस माइनस r/√2 आ जाएगा। और जब x का मान आप इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाएगी। वो कितनी आती है, KQ/, कुछ आ जाती है ना, x की डालनी है आपको वैल्यू बस। इस तरीके से ये आ गई। ये ग्राफ वाला पार्ट हो गया इसका। कोई डाउट है इसमें किसी को तो बोल दो।